तो जब जब कभी डॉक्टर्स आपको सीबीसी का रिजल्ट लिख के देते हैं कि सीबीसी का टेस्ट करा के आइए जी आप, तो सीबीसी का मतलब क्या होता है? उसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी कह देते हैं, और फुल फॉर्म इसकी कंप्लीट ब्लड कल्चर कह देते हैं, या कंप्लीट ब्लड काउंट भी कह देते हैं। तो इसमें हम पूरे ब्लड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिल जाती है, जो मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो जैसे अभी मैंने टेस्ट कराया था, मैं रेगुलर चेकअप्स कराता रहता हूँ, तो मैं अपनी रिपोर्ट लगा के मैं आज आया हूँ। तो आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो ये आप देख रहे हो सारा जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ये सारे हमारे पैरामीटर्स हैं। ये बीच में जो है ये वैल्यूज हैं, और राइट साइड में जो है वो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होती हैं। तो हम समझेंगे इसको। तो देखिए, सीबीसी को हम करते क्यों हैं, सीबीसी का करने का रीजन क्या होता है, पहले ये समझते हैं। तो मैंने बताया कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी ब्लड का कंप्लीट काउंट। इसका मतलब क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो कुछ भी है, जो भी हमारे सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो भी हमारे जो एडिनो, ये हमारे जो सारे आएंगे आपके सामने, एंथ्रोसाइट्स वगैरह, ये सब निकल के आएंगे। तो ये जितने भी काउंट्स हैं उन सबको हम चेक करते हैं, उनका लेवल बताता है। दूसरी चीज हमें ये पता लगती है कि जनरल हेल्थ कैसी चल रही है मेरी। अगर मान लीजिए हम अपनी जनरल हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे, तो हमें पता लगता रहेगा कि हमारा कौन सा पैरामीटर अप जा रहा है, या कोई डाउन तो नहीं जा रहा है, या किसी डेफिशिएंसी में तो नहीं हम जा रहे। तीसरी कंडीशन जब होती है, जब हम डायग्नोज कराते हैं किसी बीमारी को, यानी कोई इन्फेक्शन हो गया, बुखार आ गया, तो हमें ये चेक करने में मदद मिलती है कि बीमारी कौन सी है, कैसा इन्फेक्शन है, बुखार किस चीज का है। या फिर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारी इम्यूनिटी पे कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, हमारी इम्यूनिटी कहीं डाउन तो नहीं जा रही किसी वजह से। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। और एक कई बार हम प्रिवेंटिव केयर के लिए भी इसको चेक करा लेते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमें ये पता लगता रहे कि हम किसी डेफिशिएंसी की तरफ अगर जा रहे हैं, तो हम पहले से ही उसको भांप लें। हमारे 2-3 रिजल्ट्स होंगे तो हमें ग्राफ पता लग जाएगा कि हम इस 3 महीने के दौरान कितने नीचे गए हैं या कितने अप गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताता हूँ, मेरे जो ब्लड प्लेटलेट्स थे, न्यूट्रिशन लेने से पहले, वो दो रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो 110 रहा करता था, फिर वो 113 हुआ करने लगा, अब वो 133 होने लगा जब से मैंने न्यूट्रिशन लिया। तो अब ये मेरी प्रिवेंटिव केयर में आ गई। तो मुझे ये पता लगने लगा कि मैं अब कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो अगली देखिए, ये हमारी जो ब्लड टेस्ट होती है, इसको कई तरीके से करते हैं डॉक्टर्स। तो ईडीटीए आप अगर कभी भी कराओगे तो उस पर ईडीटीए लिखा होगा, जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर कहीं ईडीटीए आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा, ये दिख रहा है। ये ईडीटीए एक इसका तरीका होता है इसको करने का, जिसको एथिलन एथाइलीन डायामाइन टेट्रासेटिक एसिड, माफ कीजिए नाम बहुत बड़ा है तो पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये ईडीटीए एक पैटर्न है जिससे हम इसको टेस्ट करते हैं, जिसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं ब्लड के अंदर, और उसके बाद ये टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट, अगर आपने मेरी रिपोर्ट देखी होगी, उसमें देखिए हीमोग्लोबिन था, ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है हीमोग्लोबिन। और आप सब जानते हो हीमोग्लोबिन के बारे में, सुना ही होगा कहीं ना कहीं नाम, एचबी या हीमोग्लोबिन या आयरन कह देते हैं इसको। तो हम हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचबी कह देते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज जो है वो 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होती है मेल्स में, और फीमेल्स में ये 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है मेल्स में और फीमेल्स में। अगर आपकी वैल्यू 14 से नीचे अगर आ रही है हीमोग्लोबिन की, तो आप हीमोग्लोबिन की शॉर्टेज है आपको, और 18 से ऊपर जा रही है तो हीमोग्लोबिन ज्यादा बन रहा है आपको। अब देखिए, जब अगर हीमोग्लोबिन ज्यादा बनने लग जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। और अगर नीचे अगर जा रहा है तो उसको अनीमिया कह देते हैं। एनीमिया आपने सुना ही होगा, ब्लड की कमी कह देते हैं, या आयरन की कमी कह देते हैं, उसको अनीमिया कह देते हैं। और ये अब आपको समझना ये पड़ेगा कि जब हमारी वैल्यू लो होनी स्टार्ट हो जाए हीमोग्लोबिन की, तो इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात ये होगी कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को ऐसे समझिए, ये एक टोपी होती है, आरबीसी इसको पहन के रखती है अपने सर पे। अगर मेरी आरबीसी काउंट घटती चलेगी तो मेरा हीमोग्लोबिन भी घटता चला जाएगा। अगर आरबीसी बढ़ते चलेंगे तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ता चला जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन हो सकती है, हम वॉल्यूम पे भी जाएंगे, लेकिन हीमोग्लोबिन डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आरबीसी के। इसीलिए हम इसको डायरेक्टली अनीमिया कह देते हैं, कि भाई हमारा अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो सीधी सी बात है आरबीसी भी हमारी कम होगी। अब आप अपने जब रिजल्ट्स कराते हो तो आप चेक कर सकते हो कि अगर इससे नीचे जा रहा है तो आप कहाँ स्टैंड करते हो, या ऊपर जा रहा है तो कहाँ स्टैंड करते हो। तो अब देखिए, हीमोग्लोबिन के बारे में हम जान ही चुके हैं कि हीमोग्लोबिन उसकी कैप होती है। अब हम आरबीसी के बारे में जानते हैं। जो आरबीसी होती है, जो लिखा हुआ है आप देखोगे राइट साइड में, देखिए आरबीसी काउंट करके लिखा होगा एक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, दो ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर। आरबीसी को समझते हैं। आरबीसी हमारा 4 से 10
हजार हमारा माइक्रो लीटर के अंदर हमारा इतना वैल्यू होना चाहिए। अगर इससे कम जा रही है तो समझ लिया आरबीसी आपकी कम जा रही है। और जैसा अभी बीमारी मैंने बताई पॉलीसाइथीमिया, वही आरबीसी के बाद भी यही होती है, क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। अगर हाई हो रही है तो पॉलीसाइथीमिया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, और बहुत ही आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये तो हमने जानी हुई है ये चीज। आपने कभी देखा होगा जो डॉक्टर कह देते हैं कि डिहाइड्रेट हो गए हो जी आप, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। इसका मतलब क्या होता है? बॉडी डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है कि पानी की हमारी बॉडी में कमी हो गई है। जब कभी भी बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो उसको पहचान करने का तरीका क्या होता है? आप सीधा आरबीसी काउंट चेक कर लो उसका। अगर आपको लगे कि आरबीसी काउंट बढ़ गया है तो समझ लो डिहाइड्रेट हो चुके हो। अगर आरबीसी काउंट ऊपर जाता दिख रहा है, क्योंकि सीधी सी बात है 6 से 7 लीटर हमारा पानी होता है ब्लड में। अगर पानी कम होना स्टार्ट हो जाएगा तो आरबीसी काउंट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, पानी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो डिहाइड्रेशन उसी को बोल देते हैं। अगर आपका डिहाइड्रेटेड हो तो आपको फ्लूइड्स वगैरह लेने, वो अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है पॉलीसाइथीमिया में वो ये कि जब हमारे आरबीसी बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। अब आरबीसी जाएंगे कहाँ? हमारे हार्ट के अंदर। अब हार्ट क्या करेगा? जब उसको पंप करेगा और इतने ज्यादा आरबीसी एक साथ आएंगे इकट्ठे होके, तो क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं। यानी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हमारा क्लॉटिंग बढ़ेगी, क्योंकि हम किसी चीज को छान रहे हैं, एक पाइप के अंदर से कोई चीज की मात्रा ज्यादा निकाल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो इकट्ठा होकर जब चलेगी तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी, रास्ते को रोकेगी। इसलिए हमारी क्लॉटिंग की जो शिकायत है वो बढ़ जाती है अगर आरबीसी बढ़ जाती है। तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। लो हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, उसको एनीमिया कह देते हैं, क्योंकि आयरन जो होती है, अब आयरन हीमोग्लोबिन का डायरेक्ट कनेक्शन है, मैंने बताया। अब हीमोग्लोबिन सारा ऑक्सीजन जो हम दे रहे हैं उसको, वो हीमोग्लोबिन ही लेके चलता है उसको। जो भी ऑक्सीजन के काउंट्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। अब हीमोग्लोबिन ही अगर नहीं पहुंचेगा हमारी बॉडी में तो हमारा सांस फूलने लग जाएगा। हमारे हार्ट अटैक के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये वैल्यूज हमारी मिड रेंज में रहनी चाहिए, ना नीचे ज्यादा जाए ना ज्यादा ऊपर जाए। जैसे हमारी रेगुलेशन होती है बॉडी की, ऐसे ही इसको चलना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट आपने सुना होगा कि डॉक्टर कई बार कह देते हैं एस्पिरिन दे दीजिए। वो एस्पिरिन जब दे देते हैं जिससे खून को पतला कर देते हैं वो। एस्पिरिन का आपने नाम सुना होगा, दवाई एस्पिरिन एक हमारा एक मतलब केमिकल होता है जिससे ब्लड को पतला किया जाता है, जिससे आरबीसीज के काउंट को थोड़ा कम कर दिया जाता है। जैसे किसी का अगर आपने सुना होगा हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने, तो उसको एस्पिरिन दे देते हैं फौरन। वो खून को पतला करने के लिए दे देते हैं, या ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो एस्पिरिन का ये काम होता है। कई बार उसको लोअर करने के लिए सप्लीमेंट्स भी दे देते हैं। अगर आपका आरबीसी काउंट लो है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आयरन की टेबलेट्स डॉक्टर लिखेंगे कि आयरन की टेबलेट्स खाइए, या फॉलिक एसिड लिख देते हैं। वो लाल लाल सी दवाई आया करती थी, मीठी सी, बचपन में हमें दिया करते थे। वो फॉलेट हुआ करता था। या हम विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स हम लेते हैं। तो ये हमारे आरबीसी काउंट को बढ़ाने के लिए काम आती है। अब देखिए हम दूसरी जो अगले अगले नीचे चलते हैं तो वो होता है पीसीवी। पीसीवी का मतलब होता है पैक्ड काउंट वॉल्यूम। यानी अब हमारे पास ये तो पता लग गया कि आरबीसी है। अब हमें ये पता लगाना है कि ये ब्लड का कितना परसेंट है। ऐसा तो नहीं है कि ब्लड के परसेंटेज में ये बहुत ज्यादा कम है या बहुत ज्यादा है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से हम इसको मापते हैं। तो 40 से 50% ब्लड का हिस्सा हमारा आरबीसी होती है। तो देखिए अगर हमारे पास एक 10 ग्राम अगर ब्लड है तो 5 ग्राम उसमें से हमारा आरबीसी है। इतनी मात्रा में आरबीसी होती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को इतना सप्लाई करना होता है पूरी बॉडी को। इसमें भी वही चीज पॉलीसाइथीमिया, अगर अगर ज्यादा है तो पॉलीसाइथीमिया, और अगर कम है तो फिर अनीमिया। इसके कारण आपने कई बार देखा होगा जो लोग जल जाते हैं, जो आग लग जाती है घर में जल जाते हैं, उनको जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उसका टेस्ट करता है। तो टेस्ट करते ही उसको पीसीबी से पता लग जाता है कि ये कितना परसेंट जल गया है। वो कहते हैं ना कि कितना परसेंट जल गया जी, 50% जल गया जी, 90% जल गया। क्योंकि जब बॉडी जलती है तो वाटर की एकदम डिहाइड्रेशन होती है, पानी एकदम से कम होता चला जाता है। जब पानी कम होता चला जाएगा तो वॉल्यूम हमारी आरबीसी की बढ़ती चली जाएगी। इससे डिहाइड्रेशन का पहचान हो जाती है। कुछ लोग हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं पहाड़ों में, उनका भी आप देखोगे कि पीसीबी बढ़ी हुई मिलती है। और जलने का मैंने आपको बता दिया। और कम अगर हो जाती है तो आयरन की डेफिशिएंसी है। सिंपल सी बात है, फिर आयरन फोलेट वगैरह ये सप्लीमेंट्स हमें लेने होते हैं। तो पीसीबी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगली बार देखोगे पीसीबी कहीं दिख रही है तो समझ लो कि भाई हम डिहाइड्रेटेड तो नहीं है। इससे ये पहचान हो जाएगी। तो आपको पानी वगैरह अपने फ्लूइड्स वगैरह बढ़ा देने हैं। अब आते हैं एमसीवी पे। उसके नीचे देखिए एमसीवी लिखा होगा, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। अब आरबीसी का पता लग गया, हीमोग्लोबिन का पता लग गया, कितना है ये भी पता लग गया। अब हमें इससे ये पता लगाना है कि आरबीसी का साइज कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है आरबीसी तो कम है
लेकिन आरबीसी का साइज ही इतना हो गया कि वो क्लॉट करा देगा फिर। तो साइज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एमसीवी से कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि एक फैक्टोलीटर के अंदर हमारा 83 से 101 हमारी नॉर्मल रेंज होनी चाहिए। एक फैक्टोलीटर जो होता है ये 10 टू द पावर -15 की एक रेंज होती है, मतलब लीटर का भी -15 वहां हिस्सा। तो अगर उसमें 15 जीरो लगाते चले जाएं उतना ये फैक्टोलीटर कह देते हैं। उसमें ये हमें पहचान करनी होती है कि 83 से 101 के बीच में होना चाहिए। अगर कम है तो फिर आपकी मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, मतलब ज्यादा है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रो यानी ज्यादा, और माइक्रो एनीमिया है तो वो लो है। अब डॉक्टर जब इसको चेक करते हैं तो आपको कारण बताते हैं कि ये क्यों हुआ। एमसीवी अगर आपका कम या ज्यादा है तो क्यों होता है, ये ज्यादातर बी 12 से रिलेटेड होता है। अगर विटामिन बी 12 नहीं लेंगे तो हमारा ये हाई होता चला जाएगा। और अगर आप इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो वही आयरन के सप्लीमेंट्स, विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स, हमारे जो जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं जिसको हम लेते हैं उसमें बी 12 हमारे पास होता है। तो मुझे लगता नहीं है कि हमारा बी 12 कभी कम होगा। जो नॉर्मली सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं अपने, हम अपने जो न्यूट्रिशन को ले रहे हैं उसमें बी 12 की भरमार है। तो मेरे टेस्ट वगैरह में देख सकते हो आप कि बी 12 की कोई कमी नहीं है, इसमें शायद नीचे होगा लेकिन उसमें कोई कमी नहीं आई थी नॉर्मली। अच्छा ये आपको बता देता हूँ, इंडिया में 30% के आसपास लोग ऐसे हैं जिनको बी 12 की कमी है। ये बहुत बड़ी मात्रा है 30%। मैंने पहले एक एजुकेशन लेक्चर में बताया था कि विटामिन बी 12 की कमी हर 30% लोगों को है। और 30% लोगों को कमी अगर बी 12 की होगी तो समझ लो वो डायरेक्टली हार्ट से कनेक्टेड है। हार्ट उनका वीक हो जाता है अगर बी 12 की कमी है। अब जो उसके बाद आती हैं एमसीएच और एमसीएचसी, इनको हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ये असल में कंसंट्रेशन होती है और इसकी एक तरह से हीमोग्लोबिन को कह देते हैं। ये भी हीमोग्लोबिन के बढ़ने से बढ़ जाती है और घटने से घट जाती है, तो इनको ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। अब हम थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज की तरफ चलते हैं। अब नीचे आप जो देख रहे हो ना, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये हम हर टेस्ट में देखते होंगे, आप भी देखते होंगे। लेकिन कभी हमने इनको जानने की कोशिश नहीं करी कि न्यूट्रोफिल्स होती क्या है, लिम्फोसाइट्स होती क्या है। अब ये देखते हैं हम इसको डब्ल्यूबीसी के अंदर कैटेगरी में। ये डब्ल्यूबीसी की कैटेगरीज होती हैं। अब डब्ल्यूबीसी का हमने मतलब समझ रखा है पहले से ही कि व्हाइट ब्लड सेल्स कह देते हैं, यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। ये एक तरह से आर्मी है, हम सबकी बॉडी में ईश्वर ने हमें एक आर्मी दे रखी है और ये आर्मी का काम है कि बस कोई आए और हम उससे लड़ाई करें। ये जैसे ही कोई संक्रमण होता है ये इमीडिएटली अपनी तादाद बढ़ाने लग जाते हैं। और जब संक्रमण खत्म हो जाता है तो ये वॉल्यूम हमारी कम होनी स्टार्ट हो जाती है, एक वैल्यू पे आकर रुक जाती है। तो ये एक तरह से आर्मी है। जिसकी आर्मी स्ट्रांग होगी तो आप समझ सकते हो भैया वो युद्ध को जीतेगा ही जीतेगा। जिसकी आर्मी कमजोर होगी वो फिर शिकार होता चला जाएगा बीमारियों का। अब आपने इसको समझ लेना है कि अगर ज्यादा हो रही है आपके डब्ल्यूबीसी काउंट तो ल्यूकोसाइटोसिस कह देते हैं। और सीधा सा इसका ये समझ लीजिए कि अगर हमारा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ गया तो समझ लो इन्फेक्शन है। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मल है तो इन्फेक्शन नहीं है, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है। और बुखार जब आता है तो ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यानी बुखार है तो इन्फेक्शन है। लो अगर है तो ल्यूकोपीनिया कह देते हैं। ज्यादातर कैंसर्स में, और कोई सीवियर इन्फेक्शन है या कोई बोन मैरो का इन्फेक्शन है तो ये कम हो जाएगा। अब डॉक्टर्स ने एक बहुत बढ़िया चीज इजाद करी इसका, इसको मतलब सपोर्ट करने के लिए, आर्मी को सपोर्ट करने के लिए। जैसे हमारे हमारी जब लड़ाई होती है किसी कंट्री से तो हमारी सरकार उसको सपोर्ट करती है कैसे, एम्यूनेशन के साथ। ऐसे ही हमारी बॉडी इसको सपोर्ट करती है एंटीबायोटिक्स के साथ। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, जाके पहला हमला एंटीबायोटिक करेगी और फिर दूसरा हमला हमारी डब्ल्यूबीसी करेगी। होता क्या है कि जो बीमारी वाले जो इन्फेक्शन होते हैं ना, वायरस जैसे है, तो ये क्या करता है, एक बंकर में छुपा होता है। वो बंकर जो होता है वो प्रोटीन की लेयर होती है, प्रोटीन से एक ढका हुआ एक बंकर होता है। उसमें वो बैठा हुआ बस अटैक करता रहेगा हमारी बॉडी पे। अब हम उस बंकर में घुसे कैसे, हमारी डब्ल्यूबीसी इतनी कारगर नहीं होती कि उस बंकर में जा सके। उस प्रोटीन के लेयर के अंदर जा नहीं सकती हमारी डब्ल्यूबीसी। तो एंटीबायोटिक क्या करती है, वो एंटीबायोटिक आती है हमारे पास और वो उस प्रोटीन के लेयर को तोड़ देती है और डब्ल्यूबीसी तैयार रहती है और उस पर हमला कर देती है। तो इसी वजह से आप देखते हो कि तीसरे दिन दूसरे दिन एंटीबायोटिक ली और बुखार उतर गया। यही उसकी वजह होती है। और जब तक एंटीबायोटिक्स नहीं लेते हैं तो बुखार उतरता ही नहीं है, क्योंकि वो बंकर के अंदर छुपा हुआ है इन्फेक्शन, जो वायरस है। तो एंटीबायोटिक्स में आपने इसका नाम तो बहुत गौर से देख लीजिए, ये तो सुना ही होगा, हर इंसान ने मतलब ये सुना ही होगा। थोड़ी सी भी कोई चोट लग जाती है तो डॉक्टर अमोक्सिसिलिन दे देते हैं। अमोक्सिसिलिन जहां आ गया समझ लो ये एक एक एंटीबायोटिक है। और जो हल्का फुल्का इन्फेक्शन कोई होता है तो ये एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन दे ही देते हैं। जहां इन्फेक्शन थोड़ा सा घातक हो गया, यानी हमने उसको एक हफ्ते तक ट्रीट ही नहीं करा और हम सोचते रहे कि आप ही ठीक हो जाएगा, आप देखोगे डॉक्टर उसको सेफुरॉक्सामिन देते हैं। तो ये थोड़ा सा हैवी एंटीबायोटिक होती है। उससे ऊपर अगर वैल्यू चली जाती है 13,000 के आसपास चली जाती है
WBC का काउंट, तो समझ लो इन्फेक्शन बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गया। तो फिर ये कुछ मेडिसिन हैं, पेपरासिलिन है, टाजोबैक्टम है, पेंटाप्रोजोल के साथ इसको देते हैं, क्योंकि पेंटाप्रोजोल आपने देखा होगा वो एक दवाई ऐसी होती है जिसमें कुछ भरा हुआ होता है, उसको ऐसे हिला के हम आवाज भी सुन सकते हैं। वो पेंटाप्रोजोल हमारे बॉडी की एक तरह से डाइजेशन के लिए होती है, कि जब हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो इनका थोड़ा दुष्प्रभाव होता है पेट पे, तो वो एंटीबायोटिक्स उसके साथ देते हैं पेंटाप्रोजोल के साथ, जिससे कि पेट में डिसऑर्डर्स ना हो आपको। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स थे, ये बीमार लोगों के लिए की कैटेगरी में मतलब इसको रखा गया है। तो हमें बस समझना है कि भाई काम कैसे करती हैं सारी चीजें। अब देखिए WBC को समझ में आ गया आपको कि ये हमें बीमारियां बताती है। अब हम WBC को कैसे बढ़ा सकते हैं, मतलब कैसे इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं। मैं बढ़ाने का शब्द नहीं लूंगा, क्योंकि बढ़ने का मतलब इन्फेक्शन है। इसको कैसे हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं, इसकी कैसे हम काउंट को बेटर कर सकते हैं। हमें विटामिन सी के प्रोडक्ट्स खाने हैं। जो भी विटामिन सी के हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं, जो आप सर्च कर सकते हो विटामिन सी किस में होती है। B12 आपको लेना है, और प्रोटीन आपको लेना है। प्रोटीन की तो हर जगह, मतलब ये मैं मेडिकल उसमें देख रहा हूँ, कहीं पर भी मैं ये नहीं देख रहा कि बिना प्रोटीन को कोई चीज ठीक हो रही है। हर जगह प्रोटीन आ जाता है। प्रोटीन जरूर लेना चाहिए, हमारी बॉडी की बीमारियों से लड़ने का काम करता है। जो लोग ये कह देते हैं ना कि भाई मैं तो अपना रोटियों से ही बढ़िया चल रहा है मेरा काम, तो भाई बीमारी के आप नजदीक जा रहे हो। प्रोटीन इतना नहीं होता उनमें, प्रोटीन लेना ही पड़ता है। आप चाहे नेचुरल लो चाहे सप्लीमेंट से लो, प्रोटीन के बिना बात नहीं बनेगी। अब आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है नीचे, न्यूट्रोफिल्स आपने सुना होगा। न्यूट्रोफिल्स अब ज्यादा नहीं बचे, बस 3 4 बचे हैं, इनको समझ लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स अगर आ गया, अब ये हम इन्फेक्शन पे चले गए कि हमारा इन्फेक्शन कैसा है ये पता लगेगा। अब किसी इंसान को टीबी है, यानी खांसने में परेशानी हो रही है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो डॉक्टर के पास गया और उसने उसका चेकअप किया, उसको पता लगा कि यार न्यूट्रोफिल्स इसका बढ़ा हुआ निकला है, या अस्थमा की प्रॉब्लम है, या कोई भी प्रॉब्लम ऐसी दिखाई दी सांसों से रिलेटेड, तो न्यूट्रोफिल्स फौरन बढ़ जाएंगे। तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ गए तो समझ लो टीबी के चांसेस ज्यादा हैं। फिर उसको न्यूट्रोफिलिया कह देते हैं, या कम है तो न्यूट्रोपीनिया कह देते हैं। फिर उसके कुछ दवाइयां हैं डॉक्टर जो देते हैं, आजकल डॉट्स करके दवाई आती है, रेफाम राइफाम्पिसिन और आइसोनाइजिड, ये ट्रीटमेंट के लिए दवाइयां दी जाती हैं जिससे टीबी को ट्रीट किया जाता है। एक और नीचे था लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट अगर किसी के बढ़ गए, अब ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ये लिम्फोसाइट होता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई फंगल इन्फेक्शन है, या कोई वायरल इन्फेक्शन है, हम जैसे आजकल हमारे एक्सपोजर होता है वायरस के प्रति, तो ये लिम्फोसाइट सबसे पहले बढ़ते हैं। यही है वो जिससे हमें पता लगता है, डॉक्टर ये पता लगाता है कि भाई इन्फेक्शन कैसा है। तो लिम्फोसाइट्स अगर आपके बढ़ गए हैं तो समझ लीजिए कोई बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर कर गया है, जिसकी वजह से अब हमें बुखार वगैरह होने स्टार्ट हो गए हैं। तो जब कभी टाइफाइड होता है तो लिम्फोसाइट सबसे पहले बॉडी में मिलते हैं। आपने देखा होगा जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज अगर हो जाती हैं, तो हमारा लिम्फोसाइट्स फौरन बढ़ जाते हैं। तो लिम्फोसाइट्स की फिर दवाई होती है, उसको सेफपोडॉक्सिन कह देते हैं, या मोनोसेफ आपने सुना होगा। मोनोसेफ की दवाई तो बहुत ही फेमस है। ये मोनोसेफ की दवाई तभी दी जाती है जब आपको किसी तरह का लिम्फोसाइट्स इन्फेक्शन हो गया है, या कोई कोविड था जैसे। कोविड को कैसे डिटेक्ट करते थे, कोविड का एक तो होता था स्वैब के थ्रू और एक ब्लड के थ्रू करते थे, वो लिम्फोसाइट से करते थे। फिर उसमें फर्दर टेस्ट होते हैं कि एसटीडी है तो कौन सी एसटीडी है, टाइफॉइड है तो कौन सा टाइफॉइड है, तो उसके बाद डॉक्टर आपको बोल देगा भाई फलाने टेस्ट करा लो। तो लिम्फोसाइट का आपको समझ में आ गया। फिर ये एक आखिरी है मेरे ख्याल से, इयोसिनोफिल कह देते हैं इसको। अब इयोसिनोफिल्स भी इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि हमारी बॉडी में कई बार एलर्जी हो जाती है, किसी चीज से एलर्जी होगी, कुछ खाने से एलर्जी होगी, या कोई कह देते हैं कोई मकड़ी रगड़ गई, या कुछ कोई पॉइजन अटैक कर गया बाहर स्किन से। तो जो भी आपको इन्फेक्शन हुआ है एलर्जी से रिलेटेड, तो आप देखोगे इयोसिनोफिल्स आपके बढ़ जाएंगे। अब इयोसिनोफिल्स अगर बढ़ जाएगा तो डॉक्टर आपको सीधा सा एविल 25 की दवाई दे देता है। वो जो एविल करके एक दवाई आया करती थी, बड़ी फेमस थी। तो वो एविल 25 एक्चुअल में फेनिरामाइन मेडिसिन हुआ करती थी। वो ब्लड टेस्ट देखते ही समझ जाते थे कि हाँ जी इसको एलर्जी होगी। तो एविल 25 की दवाई ली और वो हमारा इन्फेक्शन ठीक हो गया। अब ये देखिए, जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा ये एसिनोफिल ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे, ये घट भी सकते हैं। उसको हम जैसे सेप्सिस वगैरह कह देते हैं, कई बार ब्लड में खुद इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड का इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसमें ये मीरोपेनम इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर। अब लास्ट मेरे ख्याल से यही है प्लेटलेट काउंट, जो मेरे लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि मेरा जेनेटिकली प्लेटलेट जो है आप देख सकते हो कम है। आप नीचे देख पा रहे हो 120 है, और वो 150 से, और मुझे वो हिडन है शायद 450 होगा, उसके बीच में होना चाहिए। अब ये जो प्लेटलेट काउंट है, डेंगू हो गया किसी को, आपने सुना होगा डेंगू हो गया तो एकदम प्लेटलेट घटते चले गए। वो प्लेटलेट ऐसे ही घटते चले जाते हैं क्योंकि वो भी इन्फेक्शन है, आर्मी डिप्लीट होती चली गई।
यानी उसका इन्फेक्शन आर्मी को ही डिस्ट्रॉय कर रहा है हमारी को। तो उसको थ्रोम्बोफीलिया कह देते हैं। जब हमारा ये हाई हो जाता है और कम हो जाता है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कह देते हैं। जब डेंगू होता है या कोई और इन्फेक्शन हो जाता है या बोन मैरो की दिक्कत आ जाए, तो बोन मैरो बनाती है हमारी ये प्लेटलेट्स। अगर बोन मैरो ही काम करना कम कर दे, या कोई आपने एक नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं ल्यूकीमिया कह देते हैं, यानी ब्लड कैंसर हो गया या कोई ऐसा कैंसर हो गया, उसमें ये वैल्यू 30 पे आ जाती है। नॉर्मली ये 30 पर रहेगी, 120 है जैसे ये, वो 30 पे आ गई तो समझ लो ये कैंसर की शिकायत दिख रही है। तो इस तरह से हम सारी बीमारियों को पता लगाते हैं। तो ये हमारी 150 के आसपास, 4,10,000 के आसपास होनी चाहिए। तो प्लेटलेट भी आप अपनी चेक कर सकते हो कितनी आ रही है। अब हम बात करते हैं कि हमें सीबीसी को इम्प्रूव कैसे करना है। हमें आयरन के सप्लीमेंट्स लेने हैं। और जो जिन सब्जियों में आयरन होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, पालक में बहुत ज्यादा बताया जाता है। तो हमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, लीफ वाली, जिनमें पत्तियां होती हैं। और बीन्स खाने हैं, यानी हमें प्रोटीन्स की दालें खानी है, उसमें आयरन होता है, फोलेट हमें मिलता है, जिससे हमारी ये कंप्लीट ब्लड काउंट हमारी अच्छी हो जाती है। विटामिन ई के हमें सोर्सेज खाने हैं, जिसमें जैसे ऑलमंड्स हो गया, हमारे जो अखरोट हो गए, इनमें होता है। उसके बाद विटामिन सी एंड एंटीऑक्सीडेंट, यानी नींबू हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, या हमारा मौसमी हो गई, जो खट्टे पदार्थ होते हैं इस तरह के, उनमें विटामिन सी होती है। फ्रूट्स होते हैं कुछ, अंगूर होते हैं, अंगूर बहुत बढ़िया होता है, उसमें कैलोरी नहीं होती बहुत ज्यादा, और अंगूर सबसे बढ़िया माना गया है विटामिन सी के लिए। अब दही, हमारे कोच लिखते हैं कई बार कि दही हमें खानी है। वो दही में एक तो प्रोबायोटिक्स तो होता ही है, डाइजेशन में हेल्प करता है, और देखिए इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है, जिससे हमारा रेगुलेशन होता है सीबीसी का। बहुत बढ़िया ये चीज है। योगर्ट को हमें अपनी आदतों में लेके आना चाहिए। और हमारे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, इनको हमें खाना चाहिए, जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाएं। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो मिलते ही नहीं है, जैसे ओमेगा 3 है। अब ये हमें लेनी चाहिए, और ओमेगा 3 लेते हैं तो हमारा और भी चीजें बेटर हो जाती हैं, जैसे हमारी लिपिड प्रोफाइल बेटर हो जाएगी, जॉइंट्स अच्छे हो जाएंगे। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। कंक्लूजन क्या निकल के आया, इसको हमने समझा तो इससे ये समझ में आया कि हमें खाना अच्छा है, और एक्सरसाइज हमें डेली करनी है। एक्सरसाइज डेली करने से मैं किस लिए मतलब इसको जोड़ रहा हूँ, जब हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी की रेगुलेशन होती है, टॉक्सिन्स हमारे बाहर आ जाते हैं, पसीने से सारी चीजें बाहर आ जाती हैं, और फिर हमें एक हॉर्मोन्स का रिलीज होता है। और जो ऑक्सीजन हमने ली, देखिए जो हमने ऑक्सीजन अभी ली, अगर हम सांसों को यहीं पे रख के और यहीं से बाहर निकाल देते हैं तो ये ऑक्सीजन पूरा काम नहीं कर पाई। तो अगर हम पूरे एक्सरसाइज करते हैं, धड़कनें बढ़ती हैं, तो ये ऑक्सीजन हर सेल तक पहुंचती है, पूरी बॉडी के एक एक छोटे छोटे कोशिकाओं तक पहुंचती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है एक्सरसाइज के दौरान। ये हेल्दी ब्लड प्रेशर होता है, हेल्दी ब्लड प्रेशर राइज कहते हैं इसको। तो ये जब ब्लड प्रेशर राइज होगा तो ब्लड, जो नसें बंद हो रखी होंगी ना, वो भी खुल जाएंगी। तो जहां पर भी हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है या कम पहुंच रही है, वहां पर पूरी ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो आपका हर ऑर्गन बढ़िया काम करेगा। रेगुलरिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आज कर लीजिए कल भूल गए, या 10 दिन करके फिर 20 दिन के लिए छोड़ दी। रेगुलरिटी हमें लानी पड़ेगी। फिर हमें स्ट्रेस को मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस सबसे बुरी चीज है। स्ट्रेस को मैनेज हमें खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ तो स्ट्रेसफुल है ही, चैलेंजेस डेली हैं ही, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे कैसे भी स्ट्रेसेस हों, उनसे हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। और लास्ट में एजुकेशन, हमें अपनी एजुकेशन खुद लेनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कौन सी चीज कैसे काम करती है। तो उम्मीद करूंगा आपको समझ में आई होंगी कुछ चीजें, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जब हम देखते हैं ना बीमार हो जाते हैं, तो ये टेस्ट में हमारी सारी चीजें बढ़ जाती हैं। कभी इन्फेक्शन बताया जी, ये बताया, तो अब आप अगली बार उसको देखोगे और इस वीडियो के साथ रिलेट कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या चीज, डॉक्टर ने क्या मतलब परेशानी बताई है इसमें। बिल्कुल जबरदस्त नॉलेज दी है अमित भाई साहब ने, ब्लड के बारे में, खून के बारे में। और इसमें थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड ज्यादा थे, तो मैं दोबारा से वीडियो देखा तो मेरा हाथ टाइट है। तो लेकिन नहीं, दोबारा मेरा भी हाथ टाइट है। वो दवाइयाँ जो होती है ना, ये इनके नाम और ये सब जो डॉक्टर लिखते हैं, ये अलग ही तरीके से लिखते हैं। अभी इनके साइटोपिनिया, ल्यूकीमिया, ये हमारे लिए भी मतलब, मैं तो उनको अभी आपके सामने पढ़ रहा था, को 25 कैरेक्टर का एक वर्ड था। बस डॉक्टर तो डॉक्टर ही जाने जी। बिल्कुल मतलब जबरदस्त नॉलेज इन्होंने दी है। अगर किसी ने एक बार इसको सुन भी लिया ना, तो भी वो बोलते हैं ना, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे।
तो मैं मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगा, मैं दोबारा से इसको बैठ के तसल्ली से सुनूंगा। मेरे कई देखो, चीज। मैं एक चीज और ऐड करूंगा। जैसे कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम टेस्ट करा के जाते हैं, तो कुछ कई बार डॉक्टर मिलता ही नहीं है, कंपाउंडर ही आपको पता नहीं क्या क्या गाइड कर देते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंपाउंडर सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। अब हर इंसान तो ऐसा नहीं है कि मेट्रो में जाए या बड़े हॉस्पिटल में जाए। कई बार हम छोटे छोटे डॉक्टर्स के पास भी चले जाते हैं, वो ब्लड टेस्ट लेके पहुंच जाते हैं, तो वो कई बार गलत दवाई लिख देते हैं जिससे हमारी बीमारियां बढ़ सकती हैं। अब मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो एविल 25 दे रहा है आपको, तो आपको समझ में आ गया कि भाई यार ये तो इन्फेक्शन अलग किस्म का है, और ये दे हमें दवाई रहा है अलग। तो इसीलिए आपको ये सारी नॉलेज होनी जरूरी है। मैं तो इस सिस्टम में वजन कम करने के लिए आया था, लेकिन मेरे को लग रहा है कि डॉक्टर बना के ही चोट हो गए। नॉलेज दे रहे हो आप, धीरे धीरे सीख रहे हैं हम भी। इंग्लिश, मेरे को लगता है इंग्लिश के बिना काम नहीं चलेगा, तो क्लासेस वगैरह इंग्लिश की लगानी पड़ेगी। और अब चलते हैं, हमारे आज मेरे कोच कई दिन में नजर आ रहे हैं, उनके पास चलेंगे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। आज का वर्कआउट तो धन्य हो गए हम, हमारे कोच स्वयं खुद एक्सरसाइज करा रहे थे, तो मैंने भी कंप्लीट एक्सरसाइज की है उनके साथ। और बड़ा जबरदस्त वर्कआउट कराते हैं वो। और एजुकेशन अमित भाई की जबरदस्त है, नॉलेज इनकी तो नेक्स्ट लेवल की है, जैसे दिनेश भाई ने बताया है। काफी कुछ सीख रहे हैं हम इनसे, और बड़ा मजा आता, मजा मजा आ रहा है, मतलब ये चीजें बारीकी में सीख के। अदरवाइज हम तो ब्लड टेस्ट ब्लड का मतलब सिर्फ हीमोग्लोबिन ही समझते थे कि भाई 14 आ गया, 15 आ गया, और हीमोग्लोबिन अच्छा है तो हम, मेरे अंदर ब्लड बहुत ज्यादा है। वो पता चला कि एक ही चीज की मात्रा है वो तो ये भी एक नई नॉलेज है मेरे लिए तो। नहीं, हम तो ब्लड टेस्ट का मतलब हीमोग्लोबिन समझते थे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा है तो ब्लड ज्यादा है, और कम है तो कम है। तो काफी अच्छी नॉलेज मिल रही है, और थैंक यू। और थैंक यू सर। संडे को अजय पाल भाई और दिनेश और हम इकट्ठे थे, एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था हमने एक गांव में छोटे से सोना के पास, तो काफी मजा आया में भी। और काफी दिनों बाद मिले तो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त देसी अंदाजे में एजुकेशन भी हम मिस कर रहे हैं अरुण भाई साहब की। तो कोशिश करेंगे उनको एक दिन समय निकाल कर देसी भाषा में समझाएं। अमित भाई साहब की नॉलेज अलग है, और अमित भाई साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा समय देसी वर्ड भी डाल दो, हमारे जैसे कि समझ में आ जाए थोड़ा थोड़ा। मेरे मैं सर सब यहाँ पर मैंने देखा, सबको नॉलेज है, और हर इंसान को अलग अलग किस्म की नॉलेज है। किसी को किसी चीज की बहुत बढ़िया नॉलेज है। अब जैसे सर, मैं सर आप भी एक सॉरी, तरह का है। मैं सर जैसे आपको सुन जी। इंटरप्ट करूंगा मैं। एक्चुअली मैं, हमारे को तो नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस है। मैं तो एक्सपीरियंस की भी आप पे बात करता हूँ। आपको वाकई में डीप नॉलेज है सर। सर देखिए, नॉलेज आपको भी बहुत है। आपने जो शुगर के बारे में उस दिन बताया, वो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता थी। मुझे तो, मैं उस दिन एयरपोर्ट पे था, मैंने उसको इतना ध्यान से सुना। उसके बाद मैंने 10 लोगों को जाके वो सारी चीजें बताई कि भाई हमें शुगर छोड़नी है। फिर मैंने उस पर और रिसर्च करी, फिर और पता चला। देखिए, मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सबका अलग अलग नेचर होता है। किसी का ये नेचर होता है कि उसको गहराई से समझना। तो मेरा थोड़ा सा ये नेचर है कि मैं उसको बहुत गहराई तक समझने की कोशिश करता हूँ। ये ईश्वर ने कुदरती दिया है। वो चाहे कुछ भी हो सकती है। अगर मैं कहीं जाता हूँ, कहीं बिल्डिंग देखता हूँ, तो मैं बिल्डिंग को समझने लग जाता हूँ कि बिल्डिंग का कौन सा आर्किटेक्चर है, क्या यूज करा होगा। तो लोगों को कई बार ऐसा भी लगता है कि पागलपना है या कुछ ऐसा। पर चलो, सबका अलग अलग नेचर है। सर आपने बहुत बढ़िया चीजें बताई, और वो आम इंसान को बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं। अब हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको वो ऐसी लैंग्वेज में बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। अब मेरे बताए हुए पे हो सकता है नींद भी आ रही हो। तो यहाँ पर सब इंस्टीट्यूशन है, और दिनेश जी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। आप बहुत बढ़िया मोटिवेट करते हो। मैंने तो आपकी स्टोरी को जो है कवर करने के लिए सोचा है। और अजय पाल सर हैं, वो इतना, कल मैं उनसे मिलकर आया था। वो मतलब वो चलते फिरते एक इंस्टीट्यूशन है। मतलब वो तो, उनसे उनके पास अगर 10 मिनट आप बैठ जाओ तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपको बता जाएंगे जो आप जीवन भर नहीं भूलोगे। कपिल हैं,
कपिल एक्सरसाइज के बारे में ऐसा ऐसी एक्सरसाइज कराते हैं कि शायद एक्सरसाइज करने वाला भी मतलब ये सोचे कि ये तो पूरी बॉडी की वर्कआउट हो जाती है। तो अंजू मैडम है, तो सब एक तरह से यहाँ एजुकेटेड हैं और बहुत बढ़िया एजुकेशन देते हैं सब। कोई किसी फील्ड में है माहिर है, कोई किसी फील्ड में माहिर है। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। मेरे कोच बैठे हैं, इनको एक चीज बताना चाहूंगा कि इन्होंने अपना डेडिकेशन से अपना जो लगे रहे 3 महीने तक, इनका कभी स्टक नहीं हुआ। लेकिन मैंने झटके झेले हैं, क्यों मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैं जो आदमी जिसने कोई चीज की नहीं हो तो उसको क्यों, इनका कभी रुका ही नहीं, इसलिए इसके स्टक वर्ड को समझते ही नहीं है। लेकिन मैं इस चीज का भुगतभोगी हूँ। तो मेरे जैसे मेरा स्टक हो जाता है तो मेरी टीम का भी ऐसे स्टक हो जाता है। तो मैं एक्सपीरियंस मैंने अपना जो कहते हैं उस हिसाब से मैं लोगों को गाइड कर लेता हूँ। लेकिन हाँ, काम बिल्कुल ये चीजें हैं, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इनकी बॉडी में वो चीजें नहीं आई थी, मेरी बॉडी में वो बार बार दिक्कत आई थी। तो मैं उस चीज का, मेरे को बेनिफिट लगा लो या कुछ भी लगा लो, एक्सपेरिमेंट मैं करता ही रहता हूँ। और वो अब काफी। आप फंस गए हो दिनेश जी, अब स्टक वर्ड आपने बोल दिया और आपके कोच स्पॉटलाइट पर हैं। नहीं नहीं, अब आप वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उनको, अभी उन्होंने अपना डेडिकेशन दिखाया, वो कर लिया उन्होंने। उनकी बॉडी अलग है, मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी अलग अलग है यहाँ। कि एक जैसी बॉडी तो है ही नहीं। हाँ, लेकिन एक वर्ड उन्होंने ये भी बोला था कि डेडिकेशन से करोगे तो हो जाए, किसी का नहीं होता। लेकिन कई कई आदमी नहीं कर पाते डेडिकेशन। तो डेडिकेशन का तो सारा खेल ही है ये, लेकिन कई बार नहीं होता। तो उसके लिए हमने थोड़ा सा। दिनेश दिन दिनेश जी, जैसे आपने बड़े ग्रुप में आपने देखा होगा, बहुत सारे कोचेज ऐसे हैं जिनका पेट निकला हुआ है और वो बहुत दिनों से कोचिंग कर रहे हैं, मतलब न्यूट्रिशन तो ले ही रहे हैं, बहुत दिनों से कोचिंग भी कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन की कमी है। आपने देखा होगा कि जो हमारा ये ग्रुप है छोटा सा, इसमें फिटनेस लेवल मतलब नेक्स्ट लेवल है, मतलब बंदे। क्योंकि हम पिछले साल जैसे ब्रोग हाइट गए थे, तो हमने देखा वहां पे मतलब जो फिटनेस लेवल हमारा था, उस फिटनेस लेवल पे मतलब कोई नजदीक आसपास भी नहीं थे लोग बाग। फिटनेस लेवल में जो अजय पाल भाई का था, हमारा था, ब्रोग हाइट में जब हम गए थे वहां पे, तो मतलब कोई लोग बाग ऐसे थे ही नहीं वो। क्योंकि सिर्फ डेडिकेशन की कमी थी। न्यूट्रिशन वो भी ले रहे हैं, न्यूट्रिशन हम भी ले रहे हैं। बात है डेडिकेशन, और आप कितना उससे अपने कोच को फॉलो कर रहे हो, है ना, कितने इंस्ट्रक्शन आप डेडिकेटली यूज कर रहे हो। अब आप वैसे तो आप न्यूट्रिशन ले रहे हो और शाम को आपने 4 रसगुल्ले या गुलाब जामुन खा लिए, तो उसमें स्टक तो होगा ही होगा, उसमें कुछ सोचने की वो चीज तो बात ही नहीं है। उसमें तो अटकेगा ही अटकेगा। कहीं जा रहे हो, अभी कुछ खाया है, थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद कुछ और सामने आ गया, और वो सही, आप एक मूंगफली ले लो, आपने एक मूंगफली खा ली, थोड़ी सी आगे गए, थोड़े चने से थे वो खा लिए। क्या है कि जो प्रॉपर, जो शरीर को आप प्रॉपर जो डाइट दोगे ना, ये जो डाइट प्लान्स बने हैं ये ऐसे ही नहीं बने हैं, ये बिल्कुल फिक्स और नाप तोल के बना रखे हैं। और इसमें जब आप अपना दिमाग यूज करते हैं ना, तो स्टक होता है। मेरा मानना सिर्फ इतना सा है। उसमें हम क्या सोचते हैं, रोटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, जबकि उसमें डाइट प्लान में क्लियर लिखा हुआ है 2 रोटी है, सब्जी है, कंप्लीट डाइट है वो। लेकिन उसमें हम अपना दिमाग लगाएंगे, 2 रोटी बंद कर दो, इसकी बजाय दूध ले लो। रात को ना 2 रोटी सब्जी खाने की बजाय, डाइट प्लान में लिखा है 2 रोटी सब्जी, और उसकी बजाय बोला आज हलवा हलवा खा लेंगे, है ना, आज रोटी खाएंगे ही नहीं, सब्जी खाएंगे ही नहीं। तो जहां अपना दिमाग आपने लगाना स्टार्ट किया, वहां स्टक होगा ही होगा। मेरा सीधा सा मानना ये है। आप जहां तक कोच को फॉलो कर रहे हो, वहां तक स्टक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। थैंक यू। बिल्कुल है, ये सारा डेडिकेशन का ही खेल है। लेकिन हर बंदे में डेडिकेशन नहीं हो पाती। आपने ठीक बात बताई कि वो जो बड़ा वाला ग्रुप है उनमें सभी का ही ऐसा हाल है कि न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, लेकिन वो डेडिकेशन नहीं दिखा पा रहे हैं। तो यहाँ ये सारा खेल ही डेडिकेशन का है। तो डेडिकेशन तो आपने देखी हुई डेडिकेशन तो मेरी अंदर भी है, लेकिन आप मानोगे नहीं, अब मैं क्या करूँ। चलो, मेरा अपना तजुर्बा है, आपका अपना तजुर्बा है। तो गुरु ही होता है बिल्कुल। आपका जो बिल्कुल मैं सारे फॉलो करता हूँ, कोशिश करता हूँ फॉलो करने की, लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाता।
कल मैंने गुड़ डाला था, तो कईयों ने कहा कि हाँ गुड़ मैंने लेकिन खाया नहीं था। मैं बिल्कुल सच्चाई है, वो पीसीआर में रखा था, अभी गुड़ खा लो, उन्होंने कई रिक्वेस्ट भी की थी लेकिन मैंने नहीं खाया गुड़ बिल्कुल भी। हाँ कल एक छोटी सी चीटिंग में बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सेक्टर 15 की चौकी में एक वो था, हवन था, तो वहाँ एक केला था और थोड़ा सा प्रसाद मिला था, तो लड्डू दिया था, थोड़ी सी बूंदी थी, तो मैंने लड्डू नहीं खाया, सिर्फ एक बूंदी एक जरूर खाई थी। एक बूंदी का जो होता है वही मेरी चीटिंग थी। बाकी मैं मीठे के ऊपर बिल्कुल कंट्रोल लगा चुका हूँ, लेकिन वो भी मैंने इसलिए खा लिया कि कहीं हनुमान जी गदा न मार दे। बिल्कुल, तो इतना तो चलता ही है। और लेकिन मैंने वो चीटिंग भी आपको बता दी है, मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल कंट्रोल करने की, और मेरे को इस चीज का बड़ा बेनिफिट हुआ है। और जो शुगर वाली आपने जो बात बताई है, बिल्कुल वाकई में ये जबरदस्त है। इसी का रिजल्ट है प्रिया का। प्रिया भी अपने आप को मीठे पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी, अब वो 10 दिन से अपना नो शुगर चैनल में चल रही है, तो उन्हें दिमाग में घंटी बजी हुई है, और वो बिल्कुल अब 2 किलो गया है इसका। तो ये जाता है बिल्कुल, ये शुगर का डेडिकेशन का तो खेल सारा ही है। तो सर आज शुगर का मैं आपको बताऊं, अगर शुगर दिनेश नहीं छोड़ी और कितनी भी आप कम कैलोरी ले लेना, रिजल्ट नहीं आ सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि दिन, रिजल्ट क्या कि सिर्फ वेट से नहीं है ना। अब शुगर का उस दिन बताया था, आज संजोगिता मैडम बता रही थी कि 7 से 8 वो कप चाय पिया करती थी। अब 7-8 कप चाय में आप मान के चलिए 900 कैलोरी होगी। 5500 कैलोरी पे 1 किलो वजन कम हो जाता है। तो 7 दिन के अंदर यानी 1 किलो का तो फर्क बिना कुछ करे ही आ गया, अगर सिर्फ चाय छोड़ दी तो चीनी अगर नहीं छोड़ोगे तो भाई साहब नहीं आएगा रिजल्ट। चलो मैं कह रहा हूं कि आपने कैलोरी की तरफ से देख लिया, उसको कैलोरी कम होगी, दूसरी चीजों पे भी तो जाओ। अगर हमने कीटोजेनेसिस स्टार्ट नहीं करा तो आपका प्रोटीन तो ऐसे ही एक्सक्रीट हो जाएगा, जो खा रहे हो ना ये सब बेकार वैसे ही वेस्ट चला जाएगा। जो जो जब तक दिन, एब्जॉर्ब नहीं करेगी, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं करेगी हमारा बॉडी, तो फायदा क्या है आप बताओ। शुगर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता, क्योंकि आपके जब आपका शुगर बढ़ा रहेगा बॉडी में, इंसुलिन काम ही नहीं करेगा तो कहाँ से न्यूट्रिशन जाएगा बॉडी में। जो खाया पिया, इतनी महंगी डाइट चल रही है, वो सब बाहर आ जाती है। उनका रिजल्ट कभी नहीं आएंगे जो जो चीनी नहीं छोड़ेंगे, ये तो मैं क्लियर बता सकता हूँ। अभी तो दिनेश भाई ने खुद माना है कि जो गुड़िया है वो मतलब शुगर यूज कर रही थी, सिर्फ 10 दिन से छोड़ा है उसने, जबकि वो हम्म। फैट लॉस जो डाइट प्लान है उसमें कहीं शुगर है ही नहीं। है ही नहीं सर। तो इसका मतलब वो डाइट प्लान ही फॉलो नहीं कर रही थी, बिल्कुल। और और बोल रही है कि मेरा स्टक हो गया। तो स्टक तो होगा ना, जब आपने डाइट प्लान ही फॉलो नहीं किया तो स्टक तो होगा ही। स्टक का मतलब क्या हुआ? और उस फिर तो ट्रक का कोच को मतलब फॉलो ही तो नहीं किया। हाँ, कोच को फॉलो नहीं किया। तो हम तो पहले दिन से बोल रहे थे जब कोच को फॉलो नहीं करोगे तो स्टक भी होगा, रुकेगा भी, बढ़ेगा भी, सारी चीजें होंगी। भाई उस डाइट प्लान में तो कहीं शुगर है ही नहीं। और वैसे आप बोल रहे हो कि शुगर, हम तो नो शुगर 10 दिन से स्टार्ट किया है। क्यों भाई? पहले पहले शुगर कहाँ था डाइट? कोच ने जो डाइट प्लान दिया उसमें तो शुगर है ही नहीं। कहाँ है बताओ दिनेश जी? नहीं है, नहीं है सर, नहीं है। माफी दे दो, माफी दे दो, मैं तो फंस जाता हूँ जब भी टॉपिक नहीं नहीं छेड़ता नहीं, बस नहीं जाते। जो बंदा स्टक के लिए कहे ना, उससे आप प्यार से पहले पूछो आपका डाइट प्लान क्या है, आपने क्या खाया है, कल क्या खाया था, परसों क्या खाया था। नॉर्मल पूछो, ये मत पूछो कि आपने मीठा खाया होगा, ये खाया होगा। आप उससे नॉर्मल पूछो आपने क्या खाया है पूरा दिन का। उससे होगा क्या कि आप उसको करेक्ट कर पाएंगे कि ये चीजें आपने नहीं करनी थी। आपको आपको भी शायद ध्यान होगा जब आप वो करते थे। आपकी ईमानदारी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी कि आप ग्रुप में डालते थे कि आज मैंने पूरे दिन में शाम को काउंट करके एक एक चीज आप लिख के देते थे कि मैंने आज ये एक डाइट प्लान किया है। और आपको भी ध्यान होगा मैंने कम से कम 2 या 3 बार आपको करेक्ट किया कि नहीं भाई ये चीज इस टाइम नहीं खानी आपने, ये है ही नहीं आपके डाइट प्लान में। हालांकि वो चीजें अच्छी होती थी, फ्रूट है या कोई और चीज है या दालें हैं या कुछ और है, लेकिन मैंने आपको 2-3 बार करेक्ट किया कि ये चीजें नहीं करनी है आपने। क्योंकि जो डाइट प्लान है ना वो अगर एक्यूरेट फॉलो कर रहे हो आप, नहीं रुकेगा, डेफिनेट है। तो आप जब भी कोई बंदा स्ट्रक के लिए कहता है उसको कम से कम आप 3 दिन का 4 दिन का उससे लिखवा के ले लो आपने क्या खाया है। इवन एक दाना जो आपने प्रसाद का दाना बताया ना, इवन भाई वो भी लिख दे अपना। अब आप कह रहे हो कि वो 10 दिन से नो शुगर में आई है। क्यों भाई? वैसे पहले कहाँ था उसके डाइट प्लान में? शुगर थी ही नहीं। अरे सर, पता दिक्कत उसको क्या आ रही है, उनका मिठाई की दुकान है और वो मिठाई की दुकान में बैठती है,
तो अब वो कहाँ से कर पाएगी, नहीं कर पाती। अगर उसने एक एक दाने की बात कर रहे हो आप, एक वो तो पीस भी खा जाती है, वो रुक ही नहीं पाती। नहीं जी, फिर तो स्टक होगा ही होगा जी, नहीं होगा फिर। फिर फिर अरे स्टक दिनेश, होगा। दिनेश भाई कभी भी हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता। ध्यान रखना ये चीज, हलवाई बेचता है, खाता नहीं है कभी भी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ जयपाल जी के ले लो इस पे रिव्यूज, क्या कहना चाह रहे हैं, हम्म। फिर क्लोज करेंगे। जी बहुत बढ़िया। देखिए बहुत अच्छा डिस्कशन है। एक अरुण की जो बात है बिल्कुल जायज है कि आप अपने डाइट प्लान को जब तक प्रॉपर फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका वजन स्ट्रक भी होगा, बढ़ भी सकता है। डाइट प्लान का सारा खेल है, आपका डेडिकेशन का खेल है। आपने प्रॉपर वर्कआउट करना है और डाइट प्लान से बाहर जाना ही नहीं है। तो आपका जो वजन है स्ट्रक भी नहीं होगा और रिजल्ट भी बेहतरीन आएंगे। और बॉडी की जो शेप है वो आप देखते होंगे। अब देखिए मेरे को बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी जो है ना ऐसी फिटनेस चाहिए। भाई ऐसी फिटनेस खरीदी नहीं जाती। ऐसी फिटनेस के लिए आपको संघर्ष करने पड़ते हैं। अब मैं अपनी बात बता देता हूँ। देखिए मैंने दिवाली से पहले जो है कि मीठा बंद कर दिया था और मैं अब तक उसको फॉलो ही कर रहा हूँ। अब 10 दिन का जो है कि चैलेंज था। कल देखिए मैं भी बता देता हूँ, अमित आया था, अमित के साथ एक अंकल थे जो, उनको हमने लड्डू रख दिए तो वो बोले जी मैं तब खाऊंगा जब आप खाओगे। तो हमने भी एक छोटा छोटा टुकड़ा जो है कि लिया था। लेकिन मेरे लड्डू जो है कि वो कुछ स्पेशल है, वो प्रोटीन के लड्डू हैं। तो वो हमने थोड़े थोड़े से लिए थे, उनमें जरा सी थोड़ी सी मीठा जो है कि है उसमें। तो ये नहीं कि आपने जो है कि अभी चलो हम चैलेंज में चल रहे हैं लेकिन उसके बाद हम जो है कि उसको कर सकते हैं, लेकिन उसको जो है कि हमने फिर वो आइडियल वेट पे आने के बाद हम थोड़ा सा जो है कि जीभ का स्वाद भी हमने नहीं मारना है। वो मैं बता दूंगा आपको जब जरूरत उसकी टाइम आएगा लेने का। तो आप उसके बाद जो है कि अपना ए फ्रेश जो अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। लेकिन अभी सभी ने कि ये नहीं करना कि आप जो है कि मीठा खाओ और फिर ए फ्रेश पीते रहो और उस जो चैलेंज है उसको ही खराब कर लो। तो ये सिर्फ एक बाद की बातें हैं। तो देखिए कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई बार जैसे अब दिनेश भाई ने बताया कि उन्होंने एक दाना जो है कि प्रसाद का ले लिया था। तो ये चीटिंग में मैं नहीं मानता इन चीजों को। ये थोड़ी सी कई बार सिचुएशन भी होती है। तो बहुत बढ़िया आज का डिस्कशन था। और देखिए मीठा छोड़ना ही पड़ेगा अगर हमें अपनी फिटनेस चाहिए तो। देखिए बॉडी में एनर्जी, जैसे भाई हमारे अमित भाई हमेशा बताते हैं कि कीटोजेनेसिस जब हमारा स्टार्ट होता है तो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो हमारी शरीर के अंदर जो फैट या जो हम प्रोटीन ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स की बजाय हमारी फैट्स के ऊपर और प्रोटीन के ऊपर जब बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है, उस तरफ चली जाती है, उस मोड में चली जाती है, तो हमारी एनर्जी लेवल जो है कि वो लंबे टाइम तक रहता है, हमारी एनर्जी कम होगी ही नहीं। अब बहुत से लोग कहते हैं कि फला आदमी की एनर्जी तो पूरा दिन ऐसी ही रहती है। और बहुत से पर्सन आपने ऐसे देखे होंगे कि वो सुबह सुबह तो बिल्कुल एनर्जेटिक मिलेंगे, थोड़ी देर बाद जो है कि वो बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। उनका या तो लेट जाएंगे या फिर बैठा भी नहीं जा रहा या कुछ काम नहीं कर पाते। तो इसका मतलब उनकी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे डिपेंड है। कार्बोहाइड्रेट्स की इंस्टेंट एनर्जी होती है और वो कुछ टाइम के लिए होती है। तो जब हम शुगर को छोड़ देते हैं, शुगर को कट कर देते हैं, तो कीटोजेनेसिस हमारा स्टार्ट होता है और हमारी बॉडी फैट और प्रोटीन की तरफ चली जाती है। फिर हमारी बॉडी में जो है कि एक बढ़िया शेप भी आती है, एनर्जी भी अच्छी होती है। और मीठा छोड़ने के बाद आपकी बॉडी में जो पेन है, किसी के जो है कि पैरों में दर्द रहता है, किसी कहीं दर्द होता है, किसी को जो है कि हड्डियों में दर्द होता है, किसी को जकड़न रहती है, वो सारी की सारी अपने आप रिमूव हो जाएगी। ये चीनी की जो साइड इफेक्ट है, ये बॉडी पेन उसी की देन है। और देखिए जैसे हम सोना गए थे परसों संडे को, तो वहां आधा गांव इकट्ठा हो गया, लेडीजें बहुत सारी इकट्ठी हो गई, स्कैनिंग भी बहुत करी हमने। लेकिन सबको समस्या क्या है कि चाय पीते हैं। कह रहे जी मेरे तो यहाँ बॉडी पेन है, मेरे को ये दर्द है, मेरे को वो दर्द है। पूछो उनसे चाय तो कह रहे जी हम, एक तो आंटी ऐसी मिली वो 12 बज रहे थे उस टाइम, कह रही जी मेरी 7वीं चाय है ये। और ये कह रही मैं चाय पीने जा रही हूँ घर, चाय पी के फिर वापिस आती हूँ। मतलब इतना ज्यादा एडिक्शन। और वो वाकई घर गई, घर से चाय पी के फिर दोबारा आई। मतलब उनको हमारी बातें अच्छी भी लग रही थी लेकिन चाय का एडिक्शन इतना ज्यादा था कि वो चाय पीने के लिए अपने घर गई और फिर दोबारा वापिस आई। फिर हमने उनको एफरेस पिलाई तो उनको बड़ा अच्छा लगा। अरे कह रही जी मेरी ये जो है कि एफरेस मैं शुरू करूंगी, तो बहुत बढ़िया। तो देखिए गाँव में जो लोग हैं थोड़ा सा उनको अभी ज्ञान ही नहीं है इन चीजों का, खाने पीने का। इस वजह से वो तो सिर्फ अपना दूध और घी ये सोचते हैं कि दूध घी खा लिया तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। बहुत बढ़िया उस दिन जो है कि रिस्पॉन्स था। तो ऐसे छोटे छोटे इवेंट जो है कि हम करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, देखिए खुद को आत्मिक शांति भी मिलती है और एक मजा भी आता है। तो थैंक यू, टाइम बहुत हो गया है। बहुत बढ़िया आज का टॉपिक था। और वर्कआउट आप सभी ने बहुत बढ़िया किया। देखिए आज मेरा मन कर रहा था काफी टाइम से कि आज एक्सरसाइज थोड़ी तगड़ी सी होनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया पसीने निकले हैं।
और स्पीड भी बहुत बढ़िया थी। और एक्चुअल में देखिए स्पॉटलाइट पे एक्सरसाइज में मैं कई दिनों बाद ये आया हूँ, शायद मेरे ध्यान नहीं आ रहा कब की थी मैंने। मैडम के साथ बेशक से मैं कर लेता था पीछे, लेकिन देखिए एक्सरसाइज जब मैं करता हूँ तो मेरे एक जुनून सा बनता है मेरी बॉडी में या दिमाग में, मैं रुक नहीं पाता। आज मेरे को पीछे से बता भी रही थी कि वो मैट की एक्सरसाइज कर लो, तो मैं आज सोच रहा था नहीं मैट की नहीं, आज तो पूरी स्टैंडिंग एक्सरसाइज ही चलेगी। तो बहुत बढ़िया मजा आया और पसीने बहुत बढ़िया निकले हैं। और देखिए उसके बाद जो एनर्जी लेवल हमारा रहता है पूरा दिन, वो जबरदस्त रहता है। तो एक्सरसाइज को हमने कभी हल्के में नहीं लेना, हमने कोशिश करनी है जितना हम इजीली कर पाते हैं उससे एक्स्ट्रा करनी है, वो हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेगी। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया आज का जो हमारा सेशन था कंप्लीट, बहुत बढ़िया रहा है। तो कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।